हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सबको। तो हम लोग कवर कर रहे थे पीटी 365 एंड इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्ट 4 तक। ठीक है, तो आज हम लोग को कवर करना है पार्ट 5 एंड इसमें कुछ बाकी रह गया था। अगर बात करते हैं, हम लोग पोल्यूशन चैप्टर कवर कर रहे थे तो एक बच गया था लास्ट चैप्टर प्लास्टिक पोल्यूशन से। ठीक है, तो इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करके और बाकी नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लास्टिक पोल्यूशन एंड आज हम लोग का है ये प्लास्टिक ओवरशूट डे। इस पे कुछ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट टॉपिक हो जाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये क्या होता है, इसमें ये एक टर्म हो जाता है बेसिकली, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कुछ टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज़ में रहा क्यों। तो ये न्यूज़ में इस वजह से रहा। अगर हम लोग बात करते हैं, स्विस बेस्ड एक रिसर्च कंसल्टेंसी है जिसका कि नाम है अर्थ एक्शन। ठीक है, तो इन्होंने रिलीज़ किया था एक पेपर, नाम है उसका 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। ठीक है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो इसमें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है और किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक मिनट। हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये बेसिकली उस ये रेफर करता है कि जब हम लोग किसी भी डे में, ठीक है, एक दिन में क्या होता है कि हम लोग कितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को सरपास करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट से बेसिकली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक वैसा दिन देखा जाता है जब आप वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, आप जितना वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को प्लास्टिक ओवरशूट डे बोला जाता है। और इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो लैप्स कर जाता है। ठीक है, बेसिकली इसको टैकल नहीं कर पाता है कि इतना ज़्यादा मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये क्या होता है कि कंट्रीज़ के मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रीज़ वेस्ट इंडेक्स मैनेजमेंट में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक रेशियो फाइंड किया जाता है कि कितना मिस मैनेज हुआ है वेस्ट का और टोटल वेस्ट में। ठीक है, जैसे टोटल वेस्ट है और इसको आप कितना वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाए हो, ठीक है, और ये मतलब मिस मैनेजमेंट हो गया है, तो इस बेसिस में उसके रेशियो को फाइंड किया जाता है मिस मैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स में। ठीक है, और इसी से ये पता चलता है कि प्लास्टिक ओवरशूट कितना हुआ है। तो इस ये थोड़ा सा इस बीच में कोरिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडिया का अगर बात करते हैं बेसिकली, तो ये देखा गया प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑन 6 जनवरी 2023। लेकिन एक और चीज़ हम लोग देख लें कि जुलाई 28 2023 को ये अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो ये ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 जनवरी 2023 को देखा गया। इंडिया अगर है ये 12 कंट्रीज़ में ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रोक्स 52% ऑफ द वर्ल्ड मिस मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने प्लास्टिक मिस मैनेज वेस्ट का जो प्रोसेस है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 52% है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, एक तरह से हाफ से भी ज़्यादा है इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें। ठीक है, मतलब सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है इस प्लास्टिक वेस्ट का। ये कैटेगराइज किया जाता है द वेस्ट एक्सपोनेंस में। ठीक है, और ये इसका मतलब होता है कि जो ये होता है कि हाई लेवल प्लास्टिक पोल्यूशन को कंजप्शन। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो ये है बेसिकली कि कंजप्शन तो कम कर रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें कैटेगराइज किया गया है ये इंडिया का एक तरह से ये बेसिकली ये द वेस्ट स्पोनेज है, इसमें पाया गया। और आप देख सकते हैं कि 52% कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड मिस मैनेज प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया का। आगे देखते हैं कि इमर्जिंग टूल जो है ये कटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कुछ कुछ ऐसे हैं स्टेप लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक है प्लास्टिक क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्या है कि उसी तरह से जैसे हम लोग कार्बन क्रेडिट समझते हैं कि कार्बन का ट्रेड किया जाता है, बाई एंड सेल किया जाता है, तो वही इसमें देखना रहता है कि एक ट्रेडेबल क्रेडिट है जिसमें कि बाई करते हैं एंड सेल किया जाता है बेसिकली ये कंपनीज के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट को एक मतलब बोला जाता है ना कि इसको हटाना या फिर इसका निपटारा करना, वो चीज़ इसमें किया जाता है प्लास्टिक क्रेडिट में। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को बाई करेंगे तो वहाँ से जहाँ पे है कोई सेल करेगा तो कम होगा, बाई होगा, उसको फिर एक तरह से प्रॉपर मैनेज किया जाता है। तो प्लास्टिक क्रेडिट यही होता है कि एक ट्रेडेबल क्रेडिट सिस्टम है जिसमें कि बाई एंड सेल किया जाता है ताकि प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके। आगे देखते हैं कि प्लास्टिक ऑफसेटिंग। ठीक है, प्लास्टिक ऑफसेटिंग क्या होता है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि कंपनीज और कंज्यूमर, ठीक है, ये कंपनसेट करते हैं अपने प्लास्टिक कंजप्शन को लेकर के। ठीक है, जैसे जितना प्लास्टिक कंजप्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक क्रेडिट को
परचेज करते हैं और प्लास्टिक क्रेडिट को परचेज करते हैं तो उससे जो है उनको एक एक तरह से कंसेशंस है, और ये प्लास्टिक ऑफसेटिंग करने का एक बोल सकते हैं स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इसमें कंपनीज और साथ ही साथ कंज्यूमर दोनों इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो जो प्लास्टिक कंजम्पशन कर रहे हैं उसका कंपनसेट कर सकें प्लास्टिक क्रेडिट को परचेज करके। नेक्स्ट है प्लास्टिक न्यूट्रलिटी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई भी ऐसे ये क्लेम करती है कि कंपनी जो है परचेज कर चुकी है इनफ प्लास्टिक क्रेडिट, ठीक है, ताकि वो प्लास्टिक का निपटारा कर सके, और ये चीज़ जो होता है ये पूरे प्लास्टिक फुटप्रिंट के लिए होता है, और ये एक सर्टेन पीरियड के टाइम में, तो ये प्लास्टिक न्यूट्रलिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लेम किया जाता है बेसिकली कंपनी जो है कि उन्होंने प्लास्टिक क्रेडिट को परचेज कर लिया है, मतलब जितना उसका टारगेट है कि आपको इतना मैनेज करके रखना है। तो इस केसेस में होता है कि जो जितने भी प्लास्टिक फुटप्रिंट हैं, ठीक है, और एक टाइम पीरियड में उसको एक तरह से प्रॉपर इसको मैनेज कर दिया गया है और ये प्लास्टिक न्यूट्रलिटी में लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनिशिएटिव टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप लिए गए, इंडिया में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग को ध्यान रखना है। ये इस अमेंडमेंट में क्या स्टेप लिया गया, क्या इसमें सुधार किए गए। बेसिकली इसमें है कि मैन्युफैक्चरिंग करना, इंपोर्ट करना, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना, और साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के ये सारी बातें होती हैं, उसमें रोक लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यही देखने को मिलता है कि जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उसको इंपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर, स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर रोक लगाया गया है। एंड बात करते हैं थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग का, ठीक है, जो हम लोग डेली यूज़ किए जाते हैं उसका जो थिकनेस है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 50 to 75 माइक्रोन, ठीक है। और ये जो है 30 सितंबर 2021 से, और साथ ही साथ जो है 120 माइक्रोन जो है ये इफेक्ट होगा कब से, तो इफेक्ट में आया 31 दिसंबर 2022 से। तो ये जो दोनों प्रोसेस रहा कि इसका जो माइक्रोन है, इसका बेसिकली थिकनेस है, इसको इंक्रीज कर दिया है 50 से 75%, ये 30 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद जो 120 माइक्रोन कर दिया गया है जो इफेक्ट में आया इतना से 31 दिसंबर से। तो इतना मैंने हम लोग को मैटर नहीं करता है, हम लोग को देखना है कितना किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन। ये जो होता है किसके लिए है, तो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए एप्लीकेबल किया गया है, ठीक है, जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए है, ठीक है, कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो अभी अमेंडमेंट रूल 2022 आया, ठीक है, तो ये तो पहला अमेंडमेंट हुआ 21 में, फिर जब 2022 आया तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कुछ गाइडलाइन, ठीक है, जो कि ईपीआर पे अप्लाई होंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये चीज़ किया गया कि जो प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए यूज होता है तो उसमें कुछ मैंडेटरी टारगेट रखे गए ईपीआर के लिए, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कि ये होना चाहिए, रिसाइकलिंग होना चाहिए एंड रीयूज ऑफ प्लास्टिक पैकेज, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें रिसाइकल और रीयूज का बात करता है, जो प्लास्टिक पैकेज में यूज किया जाता है, जो हम लोग डेली पर्पस में यूज करते हैं जो पैकेट में, ठीक है। तो उसमें ये अमेंडमेंट रूल 2022 में कुछ लाए गए प्रोविजंस रिसाइकलिंग एंड रीयूज का। आगे है प्लास्टिक सेक्टर कोलैबोरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, तो इसमें है कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जो है, जिसको कि आईपीपी बोलेंगे, और इसमें है यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, और भी ऐसे बहुत सारे एक तरह से स्टॉक होल्डर हैं ये प्लास्टिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे कि एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली ये है एनसीईआर पे, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप, जो कि रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया का बात करता है, और ये रिलीज़ किया गया था ये डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो एनसीईआर, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप। तो ये जो बेसिकली बात करता है कि प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन लिए गए हैं। ये जो रोड मैप है ये मेंशन किया है आपका 7 एलिमेंट को, ठीक है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे इमेज में। और ये चीज़ है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि सर्कुलर इकोनॉमी में प्लास्टिक का एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो सके और उसको फिर से रीयूज रिसाइकल करें, ठीक है। आगे है इसमें कि जो यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव है, ठीक है, ये को फाउंडेड है किसके द्वारा, तो हम लोग बात करते हैं सीआईआई दी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका को फाउंडेड, ये इसके द्वारा को फाउंडेड किया गया है यूपीपी, ठीक है। और इसमें और इन्वॉल्वमेंट है यूएनईपी भी हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया। तो ये सारे मिल करके ये यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव है, इसको लाए हैं। नेक्स्ट है जैसे कि प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक मैनेजमेंट। तो आपको पूछा जाएगा कि किससे रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रकृति एंड ग्रीन इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। आगे देख लेते हैं हम लोग, और ये अभी हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ फ्रेमवर्क क्या क्या है, ठीक है।
तो पहले देख लेते हैं ग्लोबल लेवल पे। इंडिया लेवल पे तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, 21, 22, उसमें लेंथ 50 से 70 माइक्रोन इंक्रीज कर दिया गया, 120 कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ये इसमें है ग्लोबल में कि यूएन ये का जो रिजोल्यूशन है, और ये रिजोल्यूशन क्या है, तो एंड प्लास्टिक पोल्यूशन हो सकता है, सब पूछा जाए एंड प्लास्टिक पोल्यूशन किसका रिजोल्यूशन है, तो यूएन ये का, ठीक है। तो यूएन इन्वायरमेंट असेंबली जो है, तो ये इसमें कितने मेंबर हैं, तो 175 कंट्रीज़ हैं। और इसको जो अभी हम लोग बात करते हैं UN EA 5 का, तो इसका रेजोल्यूशन को इन्होंने इंडोर्स किया, ठीक है। और ये कहाँ पे देखा गया, तो नैरोबी में। और इसका मेन फोकस था कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, और इंटरनेशनल ये जो क्या है, ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि 2024 तक का है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। तो ये जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कंट्रीज जो है इनको एक बेसिकली एक डेवलप करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ अपडेट करने के लिए जो भी उनके नेशनल एक्शन प्लान है, ऐसा इसमें उम्मीद लगाया गया है, ठीक है। तो कंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड अपडेट नेशनल एक्शन प्लान। तो इसमें जो स्टेप लिए गए UN ये रिजोल्यूशन में कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, तो इसका एक लीगली बाइंडिंग है एक तरह से एग्रीमेंट। और इसमें जो कंट्रीज़ का एक एक तरह से बोल सकते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इनसे एक उम्मीद लगाया जा रहा है कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट जो है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लिटर, ठीक है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि मैरीन पे इसका फोकस है प्लास्टिक को कम करने के लिए। और ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस पर, ठीक है, जो Rio 20+ हुआ ऑन सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20। तो इसमें ये लॉन्च किया गया, ठीक है, द ग्लोबल पार्टनर्स ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन लिटर, ठीक। तो ये ग्लो लीटर क्या है, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। तो ग्लो लीटर है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि बात करते हैं IMO और FAO, ठीक है। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके बीच का एक प्रोजेक्ट है, और ये गवर्नमेंट ऑफ नैरोबी का। तो इसमें बेसिकली इसका एम ये है, उद्देश्य है कि सी बेस्ड जो भी ऐसे मैरीन प्लास्टिक लीटर हैं उसको कम करना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। कन्वेंशन का बात करते हैं, तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, एंड अदर मैटर, ये आया था 1972 में। और ये क्या है, लंदन कन्वेंशन है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंशन और प्रिवेंशन ऑफ मैरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर 1972। आगे हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रेमवर्क। कुछ कुछ अभी जो हम लोगों ने देखा, ये सर्कुलर इकोनॉमी में जो प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना है, उसको कैसा क्या हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है कि ये देखते हैं, रिसाइकल करना, प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसके बाद कंजप्शन किया, उसके बाद रिसाइकल करें, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, मतलब रिसाइकलिंग के बाद तो नया प्रोडक्ट बना ही, फिर उसके बाद जो प्रोड्यूस है, फिर उसके बाद कंजप्शन। तो इस तरह से सर्कुलर में एक इसका चलेगा, ठीक है। आगे जो है जैसे सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो होता है कि जैसे कोई भी चीज़ इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेगा, कमर्शियल अवेलेबिलिटी रहेगा इसका, अवेयरनेस एंड रेडीनेस प्रोवाइड करना, उसी तरह से कंसिस्टेंट कंप्लियंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। आगे देखते हैं जीरो ड्राफ्ट, ठीक है। जीरो ड्राफ्ट किसके लिए है, ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी हम लोग सीधे सीधे प्लास्टिक पोल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो इसमें जीरो ड्राफ्ट क्या है, ये चीज़ टर्म सुनने को मिलेगा हम लोग को। इसमें न्यूज़ में ये रहा कि UNEP जो है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ठीक है, ये UNEP का जो कमेटी है वो रिलीज करती है जीरो ड्राफ्ट, ठीक है, जीरो ड्राफ्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग, ये भी है लीगली बाइंडिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। जीरो ड्राफ्ट क्या है, तो जीरो ड्राफ्ट बेसिकली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं इसमें की हाईलाइट जीरो ड्राफ्ट में, तो ये जो क्या है, तो ग्लोबली ये बैन करता है हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक को, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, जिसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे उसको बैन करने की बात करता है। एंड ये जो है इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से बैन किया जाए, ठीक है। तो ये नॉट नीड टू बी सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन, ठीक है। और ये ड्राफ्ट मेंशन किया है शॉर्ट लिव प्लास्टिक, ठीक है, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। एक मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो हाँ चलिए इतना ठीक है। आगे हम लोग कवर करते हैं इसमें कि ईच नेशन जो है उनको डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है नेशनल प्लान को, ठीक है। और ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें ट्रीटी जो लिया गया है सिमिलर टू पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको फुलफिल किया जा सके अपने जो नेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, ठीक है, जीरो ड्राफ्ट को। तो इस वजह से ये अच्छा खासा स्टेप है। नेक्स्ट जो है अबाउट INC, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे।
इसमें बताया जा रहा है कि जो हम लोगों ने देखा कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है, ये किसका कमेटी है, तो यूएनईपी का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये यूएनईपी के द्वारा फॉर्म किया गया, और ये इसका जो टास्क है ये बेसिकली डेवलप करना इंटर गवर्नमेंटल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये भी हम लोग को बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, और ये चीज़ है बेसिकली डेवलप करना। ये सबसे बड़ी बात इसमें जानना ये है कि मैरीन इन्वायरमेंट भी इसमें इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो आईएनसी का जो कमिटी आया तो इसमें यही स्टेप लिया गया है, तो और इसमें मैरीन इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं, जैसे कि जून 2023 इन पेरिस का बात करते हैं, तो इसका जो कमेटी का 2 जो था ये एंड हुआ, ठीक है। INC2 इंड मीटिंग कमेटी का 2 हुआ, एंड हुआ, एंड ये जो है इसमें मैंडेट किया गया कि हम लोग को प्रिपेयर करना जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इनका एक तरह से लीडरशिप चल रहा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, तो अच्छा है, ठीक है। एंड और बात करते हैं अहेड ऑफ नेक्स्ट सेशन इन नैरोबी केन्या, ये देखने को मिलेगा नवंबर 2023 में, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ नवंबर 2023 में नेक्स्ट सेशन। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, बेसिकली ये कंपनसेट करना है, निगोशिएट करना है, ठीक है। वो लगभग इसका टारगेट रखा है 2024 तक। तो इसमें क्या करना है कि क्रिएट करना है ग्लोबल लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी। तो ये जो आईएनसी का जो था मेन, इसका उद्देश्य ये था, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि नेगोशिएशन कंप्लीट करना है 2024 तक, ताकि उसके आगे से स्टेप लिया जा सके एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में। अब देखते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, जियोग्राफी का भी बात करें, एनवायरनमेंट का भी बात करें, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यूएनसीसीडी का जो डेटा डैशबोर्ड है उस पर हम लोग बात करेंगे, ये न्यूज़ में क्यों रहा है, ठीक है। तो यूएनसीसीडी जो है, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लॉन्च करता है फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड, ठीक है। तो पहली बार अभी अपने जो डेटा डैशबोर्ड करता है, इसमें कंपाइल करते हैं 126 कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं और कैसा कंडीशन है। तो इसमें फाइंडिंग क्या है देखने को मिला, ठीक है। तो 2015 से 19 के बीच का बात करते हैं, तो पता चला कि लगभग 100 मिलियन ऐसे हेक्टेयर ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड जो हैं, जो कि डिग्रेड हो गए हैं, प्रत्येक साल डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें पाया गया, ये जो अभी स्टडी हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिया का बात करते हैं, तो इंडिया 9.4% जो है ये रिपोर्ट किया लैंड एरिया जो कि डिग्रेड हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं इतना इंडिया अभी भी खतरे में है, डिग्रेडेशन में है, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन में। और बिटवीन 2016-19 में तो 50.49% ऑफ ग्लोबल रिपोर्टेड, ये इसका जो लैंड एरिया है, ग्लोबल रिपोर्टेड लैंड एरिया ये, और साथ ही साथ 38.6% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया ये अफेक्ट हुए हैं ड्राउट से, ठीक है। तो सुखाड़ का जो ये इशू है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में 36.8% एंड ग्लोबली बात करते हैं तो 50.49% देखने को मिला 2016 से 19 के बीच में। ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन ये एक्सपीरियंस की है मोस्ट सीवियर डिग्रेडेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिला है ईस्टर्न में, सेंट्रल एशिया में, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में। तो ये चीज़ होता है। लैंड डिग्रेडेशन होता है क्या है, इसमें जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेरियोरेशन है, और साथ ही साथ इसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेसिकली जैसे क्या होता है कि जैसे इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में और भी चीज़ों में, तो इसका जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, ठीक है। जब डिग्रेड होता है अपर लेयर, जो इसका जो टॉप सॉइल जो होता है चला जाता है, तो इस कारण से जो होता है इसका जो प्रोडक्टिविटी जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, इसी को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन का नाम देते हैं। और 109 कंट्री जो हैं ये वॉलेंटरली लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को एक अडेप्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत सारे 109 कंट्री जो हैं ये खुद से अपना स्टेप लिए हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को लेकर, और ये टारगेट रखे हैं 2030 तक। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। एक क्या है, एक ऐसी स्थिति है इसमें कि जहाँ पे अमाउंट एंड कैपेसिटी ऑफ जो लैंड रिसोर्सेज होता है, इसको एक ज़रूरी है सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम को अलग अलग जो फंक्शन प्रोवाइड होता है इकोसिस्टम में, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि अभी जो हम लोग को इसको इन्हांस करना है, ठीक है। और ये जो सीवियर कंडीशन है फूड सिक्योरिटी वाला, ये तो बहुत बड़ा इशू है, उसको ताकि इन्हांस कर दिया किया जा सके, और जो रिमेन स्टेबल है, और साथ ही साथ जो इसका भी करंट सिचुएशन है उससे कहीं और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, और उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प हो, और जो इकोसिस्टम में बेसिकली उसको एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि ये जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से एक लैंड रिसोर्सेज को मेंटेन करके। तो ये चीज़ इसमें लो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में देखा गया है।
तो इतना हम लोगों ने समझा, क्योंकि जो स्टेप लिया जा रहा है कंट्री के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का, तो इसका पर्पस ये है कि जितने भी अभी इकोसिस्टम में चेंजेज आ रहे हैं उसको अच्छे से प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जो फूड सिक्योरिटी का इशू होगा या होने वाला है या अभी भी करंट सिचुएशन में है बहुत सारे ऐसे कंट्री में, उसको टैकल किया जा सके लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट को फुलफिल करके। तो बेसिकली ये कोई ऐसा टर्म नहीं है कि इसको डिफाइन किया जाए, बट एक कंसेंसस है जो कि एक अलग अलग कंट्री के द्वारा खुद से ही लिया जा रहा है, वॉलंटरली लिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं अबाउट यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके बारे में, ठीक है। तो यूएन कन्वेंशन क्या है, यूएनसीसीडी जो अभी हम लोगों ने देखा, और उसी के अंदर जो अभी आया रिपोर्ट उससे पता चल रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ और इसमें डिग्रेडेशन का इशू है। तो ये चीज़ जो है ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। सबसे बड़ी बात ये है कि यूएनसीसीडी का जो डिजर्टिफिकेशन कॉम्बैट करने का है ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, और ये सेटअप करती है और ये एड्रेस करती है बेसिकली डिजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट को, ठीक है। जो भी ऐसे डिजर्टिफिकेशन ऑफ ड्रॉट के जो कंडीशंस हैं उसको उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको एक तरह से टारगेट एडॉप्शन रेट को कम करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है यूएनसीसीडी के द्वारा। आगे जो है ये आया कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा पूछा जाता है तो इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ। तो एक मिनट, हाँ, इसका जेनेसिस है अब इस्टेब्लिश कब किया गया, 1994 में, और इसमें मेंबर जो हैं 197 पार्टीज जो हैं ये कन्वेंशन के हैं, और साथ ही साथ इंडिया भी इसका मेंबर है, एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। आगे देखते हैं MOEFCC का, ये नोडल मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है जो भी हमारे कंट्री में वैसे कन्वेंशन होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये ओवरसी करती है, एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं ग्लोबल डॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलीज़ किया गया COP28 के बेस लाइन पर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि कब रिलीज़ किया गया, तो इसके बेसिस पे रिलीज़ किया गया ग्लोबल डॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं यूएनसीसीडी का, ये रिलीज करता है 2018 से 30 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, और जो कि फोकस करना है, ये फ्रेमवर्क रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, यूएनसीसीडी के द्वारा। और इसमें क्या रखा गया है टारगेट, ठीक है, फोकस किया गया है। तो मिटिगेट करना है, अडॉप्ट करना है, और साथ ही साथ मैनेज करना है लैंड डिग्रेडेशन को, ऑब्वियस सी बात है, इस पर तो टैकल किया जाएगा। और मोबिलाइज करना है फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इसमें भी मोबिलाइजेशन का बात करता है। इम्प्रूव करना है कंडीशंस, जो भी लैंड डिग्रेडेशन का सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है, ताकि, और इसमें आपकी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट अलग अलग कंट्रीज़ का ज़रूरी है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। इसमें देख लेते हैं कुछ इंडियाज़ का इनिशिएटिव, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन चेक करने का, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। इंडिया जो है ज्वाइन किया वॉलंटरली बोन चैलेंज, ठीक है, बोन चैलेंज प्लेज, ठीक है। तो ये भी ऐसा पूछा जा सकता है कि बोन चैलेंज प्लेज किससे रिलेटेड है, तो लैंड डिग्रेडेशन से, ठीक है, उस इशू को टैकल करने के लिए। ये ब्रिंग इन रिस्टोरेशन 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय ईयर 2030। ये चीज़ क्या है कि इसका टारगेट रखा गया इंडिया के द्वारा, ये जो बोन चैलेंजेस प्लेज है इसको ज्वाइन करने के बाद कि 2030 तक, ठीक है, जो भी ऐसे डिग्रेडेड हो चुके हैं अप्रोक्स 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड, और जो भी ऐसे डिफोरेस्टेड लैंड हैं जहाँ पे ऑलरेडी पेड़ कट चुके हैं, डिफोरेस्टेड हो चुके हैं, तो उसको फिर से अपग्रेड करना, फिर से उस पोजीशन में लाना 2030 तक टारगेट रखा गया है बोन चैलेंज प्लेस के अकॉर्डिंग। और इसमें देखते हैं इनिशिएटिव है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एटलस रिलीज किया गया है, और ये जो है स्टेट वाइज एरिया, जो भी ऐसे स्टेट वाइज एरिया पे देखा जा रहा है इसमें कि कहाँ पे कितने लैंड डिग्रेडेड हुए हैं, उसके बेसिस पे मैप प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, एटलस प्रिपेयर किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी लॉन्च किया गया है ताकि जो इशू है टैकल किया जा सके, ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड ये सारा चीज़। क्योंकि इसमें क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन में, केवल ये नहीं है कि बस जो लैंड है उसका एक तरह से इरोजन होना, ठीक है। इसमें क्या है कि ड्राउट भी सिचुएशन है तो उसको भी हम लोग डिग्रेडेशन में काउंट करेंगे। तो जो अगर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट है, इस बेसिस पे क्या होगा कि एक प्रॉपर मिल सकेगा जो भी एरिया है उसको वाटर, ठीक है। तो जो ड्राउट का सिचुएशन है उसको टैकल किया जाएगा, तो जो ऑब्वियस सी बात है कि तो फिर लैंड डिग्रेडेशन का इशू टैकल हुआ ही, तो इस कारण से ये चीज़ इंक्लूड हो जाता है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है, तो ये भी इसमें ऐड किया गया है। सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी है। नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ये सारे चीज़ लॉन्च किए गए हैं, इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ये क्या है अब इस पे हम लोग देखते हैं। वहीं न्यूज़ पहले न्यूज़ में क्यों रहा, तो ये एक जो टाइटल है बेसिकली रिपोर्ट का, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिलीज़ किया गया है FAO के द्वारा, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। इसका फुल नाम क्या है कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी रिस्क
मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में जो भी ऐसे सिचुएशन होते हैं, ऐसे इशू क्रिएट हो जाते हैं, उसको मिटिगेट करना, अडॉप्ट करना और साथ ही साथ वैसे पॉलिसी लाना ताकि रिस्क मैनेजमेंट किया जा सके। तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिलीज किया गया है एफएओ के द्वारा। जान लेते हैं हम लोग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के बारे में। तो ये अकर करता है वैसे सिचुएशन में व्हेन स्ट्रॉन्ग एंड टर्बुलेंट विंड्स इरोड ए स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो वैसे भी कोई भी ड्राई सिचुएशन होते हैं, ड्राई लैंड होते हैं, वहाँ से तेज़ी से हवा चलने वाली और उस कारण से वो जो ऊपर का लेयर रहता है वहाँ का डस्ट स्टॉर्म रहता है, सॉइल रहता है, उसको इरोज कर देता है, ठीक है। और बेसिकली वहाँ के जो सर्वेस जो वेजिटेशन रहते हैं वो वेजिटेशन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म में। तो ये इसके लिए फिर टैकल किया करने के लिए स्टेप लिया गया। ये 75% जो है ग्लोबल डस्ट ये कहाँ से आता है, तो नेचुरल सोर्स से, एंड 25% जो है ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से होता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है इसमें। तो नेचुरल रिसोर्सेज में विंड चला, ठीक है, कोई और भी कारण हुए तो इस कारण से, बाकी एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन का जो एक्शन रहता है इससे कारण देखने को मिलता है। मेजर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर क्या क्या है इसके लिए, तो हम लोग देखते हैं कि एसडीएस सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म इंक्लूड करता है जैसे लैंड यूज चेंज, ठीक है। तो इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर प्रॉपर ढंग से नहीं करना, डिफोरेस्टेशन करना, तो ये सारी चीज़ में देखने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैंड डस्ट स्टॉर्म, इसका क्या है, कैसे किया जा रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसमें इसमें सैंड स्टॉर्म से होने वाले अलग अलग बैड सिचुएशन, बैड इफेक्ट जो इन्वायरमेंट पे देखने को मिलता है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि इसके इम्प्लीकेशंस का, कि जो भी जैसे क्या होता है कि सैंड जो होता है, डस्ट जो होता है, उड़ करके कहीं ग्लेशियर पे बैठ गया, तो ग्लेशियर पे बैठता है तो जो वार्मिंग इफेक्ट होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो डिपोजिशन ऑफ डस्ट जो होता है ग्लेशियर पे, वो जो है वार्मिंग इफेक्ट को और बढ़ा देता है। वार्मिंग इफेक्ट को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि जो क्या होता है सन का लाइट जो होता है वो और तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि जो भी आइस रहते हैं वो एक एक बोल सकते हैं कि आइडियल एक तरह से अल्बिडो सिचुएशन करते हैं, ठीक है। तो अल्बिडो इफेक्ट एक तरह से अच्छा इनका रहता है। एंड अल्बिडो में क्या होता है कि सन का जो रे रहता है ये पास आता है इस सरफेस पे और ऊपर चला जाता है, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि हम लोग का जो वाइट आइस है, ठीक है, वाइट आइस कहने का मतलब कि एक शुद्ध आइस, इस पे कोई भी डस्ट और ये पार्टिकल नहीं है, तो ये अच्छा अल्बिडो का काम करता है, ठीक है। अल्बिडो इफेक्ट अच्छा शो करता है। तो इसी कारण से ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पे आके बैठ गया तो जो सन का रे का अट्रैक्शन है ये थोड़ा सा तेज हो जाएगा और वार्मिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। और इसी कारण से जो है ये मेल्टिंग ऑफ आइस जो होगा इसमें ये कंडीशन में इंक्रीज करने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर भी जो क्लाइमेट कंडीशन का जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ये। और एक और चीज़ इसका जो है ये रिड्यूस करता है एग्रीकल्चर यील्ड का, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन रहता है इसको कम करने में काम कर देता है, क्योंकि जो सैंड ब्लास्टिंग देखने को मिलता है तो ये प्लांट को एक तरह से डैमेज करता है, उसका प्रोडक्टिविटी को डैमेज करता है, ठीक है। और एक तरह से जो देखने को मिलता है कि प्लांट का जो रूट रहता है उसके एक्सपोजर को भी कम कर देता है। तो ये चीज़ जो है ये एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए भी हानिकारक है। इनिशिएटिव जो है क्या क्या लिए गए ये इसको कम करने के लिए, सैंड डस्ट स्टॉर्म को कम करने के लिए ग्लोबल लेवल पे देखेंगे और इंडिया के लेवल पे देखेंगे। ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो यूएनसीसीडी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लाया गया था 1994 में और इन्फोर्स कब किया गया 1996 से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लोबली डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए स्टेप लिया गया था, ठीक है। 1994 में लाया बट 96 से इसका इम्प्लीमेंटेशन होने लगा। यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन कॉम्बैटिंग एसडीएस, ठीक है। तो सैंड डस्ट स्टॉर्म को कम करने के लिए, ठीक है, कॉम्बैट करने के लिए ये लॉन्च किया गया। अब कब किया गया, तो कोप 14 में यूएनसीसीडी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ कब 2019 में देखने को मिला। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किसका है, तो WMO का है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट। तो सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इंडिया का बात करते हैं तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये भी है इसके लिए सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को कम्बैट करने के लिए। ये क्रिएट करता है बफर एरिया, ये जो अरावली हिल रेंज है उसके चारों तरफ। तो एक और है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो ये चीज़ क्या है, ये किसके अंदर है, तो NAPCC के अंदर है। ये भी SDS को कम्बैट करने के लिए है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर देखने को मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये क्योंकि पूछा जाता है ऐसे। तो ये चीज़ है ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन O3। आपको पता है कि O3 बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर में, बट
ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है वो हमारे लिए तो बेनिफिट का काम करता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो रहता है वो एडवर्स सिचुएशन हमारे हेल्थ पे क्रिएट करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो O3 है ये अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन में, ठीक है, तो दिल्ली के लेड पोल्यूशन में इसका इमरजेंस देखने को मिला, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल O3 है, इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है। तो हम लोग अब बात करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ओजोन फॉर्म। ये ओजोन कहाँ पे फॉर्म होता है, ट्रोपोस्फेयर में, उसको हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ये एक हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट शो करता है जो ट्रोपोस्फेयर में बनता है। वैसे तो ओजोन हमारे लिए सही है जो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक तरह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब दो प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सन से रिएक्ट करते हैं, सनलाइट से और स्टेगनेंट एयर से, तो इस कारण से सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये समझ में आएगा सोर्स क्या है इसका, ठीक है। तो ये कहाँ से इमिट होता है, कार से देखने को मिलेगा, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, रिफाइनरीज से, और साथ ही साथ केमिकल प्लांट से, तो ये देखने को मिलता है। इसका इफेक्ट क्या है, तो हमारे हेल्थ पे क्या है, तो कफिंग काउज करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, और वेजिटेशन और इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं। चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, तो ये भी है कुछ इससे रिलेटेड, ये हम लोग को देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग को समझना है कि किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो अनाउंस किया गया यूएनईपी के द्वारा 2023 में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। तो ये न्यू है, एक तरह से हम लोग को समझना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, ऑनर इंडिविजुअल और साथ ही साथ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें देखा जाता है कि बेसिकली उनका जो एक्शन रहा, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर के कितना सीरियस है और उसको, उस इम्पैक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो कितना एक्टिव है, उनका एक्शन कैसा है, तो इस बीच पे उसको एक तरह से ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है एनुअली होता है और 2005 से, ठीक है, तो ये पुराना ही है, लेकिन ये जो अभी मतलब बेसिकली अनाउंस किया गया ये चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो किसको किसको देना है उसके कारण ये न्यूज़ में रहा। तो अब देखते हैं कि यूएन हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर कौन है, ठीक है, तो यही है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो है यूएन का हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर है, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है आउटस्टैंडिंग लीडर्स के द्वारा, और साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नमेंट का, सिटी सोसाइटी का, प्राइवेट सेक्टर का, तो सारे चीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। आप अच्छा करो तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसमें जो है एलिमिनेट कर, बेसिकली इसका जो फोकस है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करना, ठीक है, और ये जो 2023 अवार्ड दिया गया है 4 कैटेगरी में, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी, और इसमें आप देख सकते हैं ये सिटी ऑफ फिलीपींस, जिसमें कि नाम है मेयर जोसेफिना, इनको दिया गया, और ये क्या था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए, ठीक है, और ये जो है कि ट्रेड करते हैं प्रोग्राम फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन, इस चीज़ के लिए इनको प्रोवाइड किया गया। एक और है कि इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी, ठीक है, तो ये इनको मिला एलन मैक आर्थर को, एलन मैक आर्थर फाउंडेशन, ठीक है, ये है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया। आगे है एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी पे, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी पे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझने को मिलता है ये फील्ड में। एक और फील्ड देख लेते हैं, और इसमें क्या है, जैसे ब्लू सर्किल चाइना, ठीक है, तो ब्लू सर्किल चाइना जो है ये यूज करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि साथ ही साथ और IoT का, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये इसका यूज करके देखा जाता है कि जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्रोसेस है, ठीक है, लाइफ साइकिल है, और उसका क्या है सिचुएशन, उसका क्या है, तो उसमें उसको मॉनिटर करने के लिए चाइना ने यूज किया है ब्लू सर्किल का, ठीक है, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और IoT का इन्वॉल्वमेंट है प्लास्टिक पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग जोस मैनुअल मोलर, ठीक है, ये चील का है, ये फाउंडर है सोशल एंटरप्राइज का, ठीक है, तो ये चीज़ है, और इसमें बेसिकली इसका फोकस रहा है एक रिफिल सर्विस का, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करता है, और जो भी ऐसे इसेंशियल कॉस्ट होते हैं एवरीडे लाइफ में उसको कम करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में। तो जो हम लोग 4 कैटेगरी देखें, 3 कैटेगरी देख लिए, एंड 4th कैटेगरी है साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में। तो ये मिला है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साउथ अफ्रीका को, ठीक है। CSIR इंडिया में भी देखने को मिलता है, बट ये नहीं, साउथ अफ्रीका को मिला है। और ये
इसलिए कि ये यूज़ करते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जो अभी के हिसाब से, अभी के इन्वायरमेंट के हिसाब से जो इफेक्टिव होगा ये टैकल करने के लिए पोल्यूशन को, उसके लिए। और साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च टू डेवलप इनोवेशन टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अलग अलग इनके द्वारा रिसर्च डेवलप किया जा रहा है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन कम किया जाए। इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया साउथ अफ्रीका को, CSIR को, ठीक है, साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में। आगे देख लेते हैं इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड क्या है कि ये क्या है, यूरोपियन कमीशन ने क्लासिफाइड किया इथिलीन ऑक्साइड को एज अ पेस्टिसाइड रिड्यूस, ठीक है। तो ये अर्लियर, इसको एक और चीज़ हम लोग देखें तो फमीजेंट के रूप में इसको क्लासिफाइड किया गया था पहले, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दिस मीन्स एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट करना यूरोपियन यूनियन का वो कम किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो सबसे पहले मैंडेटरी बना दिया जाएगा उसको टेस्ट करना। होता है ना कि बेसिकली ये दूसरे कंट्री के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है तो हेल्थ पे बैड इफेक्ट कर सकता है। तो इसके कारण से ये स्टेप लिया जा रहा है यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा। तो इथिलीन ऑक्साइड को पेस्टिसाइड रिड्यूस करने के लिए। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो यही चीज़ है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो ये फाइंड किया गया कि पेस्टिसाइड में भी इसका यूज हो रहा है। तो हो सकता है कि जो हमारे कंट्री में आएगा, मतलब यूरोपियन यूनियन का ये समझना है कि कंट्री में आएगा तो ये हेल्थ पे बैड इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके कारण से ये मैंडेटरी बना दिया गया है टेस्ट करना। अब जान लेते हैं हम लोग इथिलीन ऑक्साइड के बारे में। ये एक तरह से प्राइमरी क्या है कि यूज किया जाता है, यूज प्राइमरी टू प्रोड्यूस अदर केमिकल। पहले क्या होता था कि अदर केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एंटीफ्रीजेस का, तो इसमें यूज किया जाता था पहले। लेकिन फिर हो सकता है कि पेस्टिसाइड में भी यूज किया जाने लगा, पेस्टिसाइड को रिड्यूस करने के लिए एज अ पेस्टिसाइड। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ क्या है कि इथिलीन ऑक्साइड ये क्या है, फ्लेमेबल कलरलेस गैस है विथ अ स्वीट ऑर्डर। तो इसका ये कैटेगरी है, इसका एक तरह से नेचर है, ठीक है। एंड इस तरह का ऑर्डर है। इसमें ये क्या है, इन स्मॉलर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में बात करते हैं तो इथिलीन ऑक्साइड जो है यूज किया जाता है पेस्ट, अभी तो मैंने बताया। तो ये पेस्टिसाइड में और साथ ही साथ स्टेरिलाइजिंग एजेंट में, तो इसका यूज किया जाता है इथिलीन ऑक्साइड का। तो इस कारण से बैड इफेक्ट शो कर रहा होगा हेल्थ पे, तो इसका टेस्टेड किया जाना कंपलसरी बना दिया गया है। क्लासिफाइड किया जाता है कि ये कार्सियोजेनिक और म्यूटाजेनिक है, ठीक है। ये कैंसर कॉज कर सकता है इथिलीन ऑक्साइड, और म्यूटाजेनिक कर सकता है हमारे बॉडी में। तो इस कारण से इस पे वॉच किया जाने लगा। इंडोसल्फान ये हमेशा से न्यूज़ में रहता ही है कि ये क्यों, कि अब क्या रहा इसमें हम लोग देखते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये इशू किया नोटिस, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को और साथ ही साथ कर्नाटका और केरला गवर्नमेंट को, जो डंपिंग है इंडोसल्फान का हिली एरिया में, ठीक है। और ये देखने को मिलता है मिचनी पडुआ, ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग समथिंग बेटर, ठीक है। तो ये चीज़ ये कहाँ पे देखने को मिलता है, केरला के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कसरगोड में। तो ये चीज़ यहाँ पे जब डंपिंग किया गया तो इसके लिए फिर इन्होंने इसको एक तरह से नोटिस एनजीटी ने जारी किया। तो इस पे हम लोग, इस कारण से ये न्यूज में रहा। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडोसल्फान होता क्या है और ये क्या चीज़ है। ये क्या है कि ऑर्गेनो क्लोरिन पेस्टिसाइड है, ठीक है। और ये यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए अलग अलग इंसेक्ट्स को, ठीक है, और साथ ही साथ माइट को, सोया को, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे क्रॉप्स में जो ये चीज़ देखने को मिलता है इंसेक्ट्स और माइट उसको कंट्रोल करने के लिए इंडोसल्फान का यूज किया जाता है। तो ये चीज़ है एज अ पेस्टिसाइड। तो ये राइस के फील्ड में देखने को मिलेगा, वीट, वेजिटेबल, फ्रूट, कॉफ़ी, नट, टोबैको, कॉटन, ये सारी चीज़ में देखने को मिलते हैं ऐसे माइट्स एंड इंसेक्ट्स, तो उनको टैकल करने के लिए किया जाता है यूज इंडोसल्फान का। ये लिस्ट किया गया है रोटेडम कन्वेंशन, ठीक है, रोटेडम कन्वेंशन एंड बाजल कन्वेंशन जो हम लोगों ने देखा। तो रोटेडम कन्वेंशन में इसको लिस्टेड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि रोटेडम कन्वेंशन में बेसिकली जो भी ऐसे हजार्डस केमिकल रहते हैं उसके ट्रांसफ़र पे और उस पर जो एक तरह से रोक लगाना, ये या फिर परमिशन लेकर के उस चीज़ को करना, ये चीज़ आया है। तो इसमें लिस्ट किया गया है इसको इंडोसल्फान का। और इसमें क्या होता है कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया, ये प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है और कंसेंट लिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, और इसमें भी इसको लिस्ट किया गया है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, और रोटेडम कन्वेंशन में, दोनों में लिस्ट किया गया है इस इंडोसल्फान का। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये एक क्रोनिक एक्सपोजर है, ये लॉन्ग टर्म में भी एक बैड इफेक्ट शो करता है, जो कि बोल सकते हैं कि इसको टैकल लाइफ टाइम नहीं किया जा सकता, ये पूरी लाइफ तक हो जाएगा, एक बार हो गया तो, ठीक है। और ये क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है, और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ये सारी चीज़ हार्म इफेक्ट हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं इंडोसल्फान का। तो इसका टैकल करना बहुत ही ज़रूरी है।
आगे देख लेते हैं हम लोग पेट्रोलियम कोक और पेट कोक, ठीक है। ये पेट्रोलियम कोक या फिर इसको हम लोग पेट कोक भी बोलते हैं, ये क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम लोग बात करते हैं सी ए क्यू एम को, ठीक है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बेसिकली ऐसे इशू रिलेटेड जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाईली पोल्यूटिंग पेट कोक का, तो इसके कारण से ये चीज़ आ जाता है न्यूज़ में। तो इशू क्रिएट करते हुए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरह से कंडीशंस मांगा होगा, सिचुएशन मांगा होगा, क्या ऐसा चल रहा है। ये चीज़ है पेट कोक। पेट कोक क्या है, ये इसमें कार्बन का जो मात्रा रहता है, कार्बन का अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ये सॉलिड मटेरियल में, ठीक है। और ये डिराइव किया जाता है फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस से, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में हम लोग को देखा जाता है, वहाँ से फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस से निकाला जाता है पेट कोक को। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि यूज किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, ठीक है, कोल ड्यू टू हायर क्लोरीन वैल्यू। इसमें एक चीज़ ये है कि पेट कोक में क्लोरीन वैल्यू ज़्यादा है, हीट ज़्यादा निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका यूज ज़्यादा होता होगा, और यूज ज़्यादा होता है तो इसका इफेक्ट भी बहुत बैड है इन्वायरमेंट में, तो इसके लिए ये चीज़ इसको कम करना ज़रूरी है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, लेस वोलाटाइल, ठीक है। और इसमें हाइड्रोफोबिक है कि आपका इसमें पानी का मात्रा बहुत, मतलब एक तरह से इसको निगलेक्ट करेगा, रहेगा ही नहीं, मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा, तो मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा तो अच्छे से जलेगा, ठीक है। तो इस कारण से ये बताया जा रहा है। प्रोड्यूसेस लो एस रेसिड्यू, और ये इसमें लो एस भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा है एक तरह से इसका यूसेस। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये देखते हैं कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम किल्न, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, एल्यूमिनियम एनोड्स वगैरह वगैरह में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग फेट 46, ये क्या है, तो ये क्या है, पोली फोलिथिलीन टेट्राफथैलेट, ठीक है, डिग्रेडिंग एंजाइम। ये क्या है, एक बेसिकली एंजाइम है, ठीक है, फेट 46 एंजाइम है, और इसका अब हम लोग देखते हैं। तो रिसर्चर ने भी फाइंड किया कि ये कहाँ से देखने को मिला, ये डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ से देखने को मिला, ठीक है, रिसर्चर्स को, पेट 46 एंजाइम। तो पेट 46 एंजाइम क्या है, पेट क्या है, इज अ एक लाइट वेट प्लास्टिक है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है फूड पैकेजिंग में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो गया होगा मैरिन में, डीप सी में, तो वहाँ से इफेक्ट होने लगा इस कारण से। तो इसका यूज होता है पेट का पैकेजिंग, फूड एंड बेवरेज में, और जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वाटर में, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। और इसका अब हम लोग बात करते हैं पेट 46 एंजाइम का, तो ये क्या है, एक इसमें एक यूनिक नेचर देखने को मिला, ठीक है, पेट एंजाइम यूनिक में। तो ये क्या है कि इसके पास ऐसा एबिलिटी है जो कि लॉन्ग चेन होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन और साथ ही साथ शॉर्ट चेन पेट, उसको डिग्रेड करने का, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसे डिग्रेडेशन होते हैं उसको किया जाता है इस पेट 46 एंजाइम के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कितना, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट है कि इस एंजाइम के थ्रू इसको जो भी ऐसे पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। तो अदर पेट डिग्रेडिंग एंजाइम जो है, जैसे कि पिटेज, एमएचसी टेज, ठीक है, टीएचसी, तो इस तरह से है, ठीक है। ऐसा पूछा तो सकते है क्या, तो ये एक तरह का एंजाइम है। अब देख लेते हैं जीपी, ठीक है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये क्या है, अभी रिसेंट स्टडी में पाया गया कि साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने पाया कि वैसे बहुत सारे कोस्टल लाइफ फॉर्म हैं जहाँ पे देखने को मिला है प्लास्टिक, ठीक है, बहुत सारा प्लास्टिक देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट पैसिफिक वाले रीजन में वहाँ पे देखने को मिला। ये है क्या, जीपी, तो ये कलेक्शन ऑफ मेरिन डेब्रिस है, ये कहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला, ठीक है, गार्बेज पैच, डेब्रिस पैच दोनों बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स, इसको पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी बोला जाता है। एंड द गार्बेज पैच एक्चुअली क्या है कि ये टू डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेब्रिस, जो कि बाउंडेड है मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायरे से, तो ये चीज़ हम लोग को बस एक नॉर्मल टर्म में समझ सकते हैं। ई वेस्ट इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है। ये ई वेस्ट बेसिकली किसको बोलते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से वेस्ट जनरेट होते हैं उसको ई के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, ई वेस्ट में। एंड ये क्या है, एक ऐसा ये पार्ट है बेसिकली जो भी ऐसे डिस्कार्टेड, मतलब हम लोग जो यूज किए हैं बेसिकली, सिंपल वर्ड में समझिए, सिंपल यूज में समझिए कि जो भी कैसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज किए हैं उसको फिर दोबारा यूज नहीं कर पाए और उसको ओवरथ्रो कर दिए, तो ये कारण से हो जाता है वेस्ट बन जाता है इलेक्ट्रिक वेस्ट। इंडिया इसमें थर्ड पोजीशन में आता है, थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, तो फर्स्ट नंबर में चाइना देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट, देन इंडिया। एंड इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट का बात करते हैं तो हेल्थ हजार्ड पे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पे एंड सोशल इम्पैक्ट पे, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो होता है।
अब कुछ कुछ और है इसमें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव। तो एक और देख लेते हैं, ये ई वेस्ट क्या है, ये रेगुलेट करता है किसके अंदर होता है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर, एंड अप्लाई करती है एवरी मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई होता है ये चीज़, जो रूल है 2022 का ई वेस्ट मैनेजमेंट, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर पे, रिफर्बिशर पे और डिसमेंटर पे एंड रिसाइकलर पे सभी पे अप्लाई होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ये लॉन्च न्यू एक्सटेंडेड, ये जो है ई पी आर रिजिम, इसको लॉन्च किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ई पी आर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड हैंडलिंग रूल 2011 के अकॉर्डिंग। आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग कि ईपीआर का मतलब होता क्या है। तो इसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोड्यूसर को इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। कहने का मतलब ये है कि सिंपल वर्ड में कि इसमें जैसे जो कोई भी ऐसा प्रोड्यूस किया जाता है मटेरियल, तो उसको एक अच्छे तरह से, मतलब उसका पूरे लाइफ साइकिल तक, ऐसा नहीं कि एक तरह से डिग्रेड ही ना हो इन्वायरमेंट में, तो उसको पूरे लाइफ साइकिल तक उसको एक ऐसा प्रोवाइड करना कि उसको अच्छे से एंड किया जा सके, ठीक है, कि एक बार यूज में आया अपने लोगों के हाथ में, तो उसको फिर उसके एंड यूज तक अच्छे से उसका एनवायरनमेंट पे बिना इफेक्ट किए एक साउंड मैनेजमेंट वे में उसको यूज किया जा सके, तो ईपीआर में आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, बेसिकली प्रोड्यूसर पे दिया गया है। इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट क्या है, तो ये हजार्डस सब्सटेंस को कंटेन करता है, जैसे बात करते हैं लेड का, मरकरी का, कैडमियम का, फ्लेम रिटार्डेशन का, तो इस सारे जो भी ऐसे पोल्यूटेंट है और हजार्डस सब्सटेंस है ये देखने को मिलते हैं ई वेस्ट में। अब देख लेते हैं इंडिविजुअल ई वेस्ट। इंडिविजुअल ई वेस्ट क्या है, इंडिविजुअल इनविजिबल ई वेस्ट, ओह इनविजिबल ई वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है की फोकस किया गया है किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे पे, ठीक है। तो इसमें ये ज़्यादा इनविजिबल ई वेस्ट पे फोकस किया गया, क्योंकि कोई ऐसा होता है दिखता नहीं है, बट होता है पूरे हमारे इन्वायरमेंट में इफेक्टेड होता है। और ये जो है द डे जो है एक एनुअल अवेयरनेस प्रोवाइड करना और ये कैंपेन करना, ठीक है। और ये इनिशिएटेड किया गया जैसे एनजीओ के द्वारा, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम के द्वारा ये किया गया, इनिशिएट किया गया इनविजिबल ई वेस्ट, ठीक है। इनविजिबल ई वेस्ट के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं जो कि कभी कभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है, और उसको प्रॉपरली रिसाइकल भी नहीं किया जाता है, जो भी ऐसे स्टेप लिए गए हैं वेस्ट स्ट्रीम में, और उसी को हम लोग नाम देते हैं इनविजिबल ई वेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रॉपर अगर उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि है क्या, किस तरह के कैटेगरी में आता है, तो उसको मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो इस कारण से इनविजिबल ई वेस्ट में रखा गया है। एग्जाम्पल जो है जैसे कि वेब्स बात करते हैं, लेड एसेसरीज हो गया उससे रिलेटेड, यूएसबी केबल से हो गया, पावर टूल्स, स्मोक डिटेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ आ जाते हैं इनविजिबल ई वेस्ट में। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट, ठीक है, ये है क्या, तो गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वन स्टॉप सेंटर कॉल्ड रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकल एंड रीयूज, जो कि सर्व करेगा एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर सिटीजन और साथ ही साथ कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस और एक्सेट्रा को, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा चीज़ है। और ये बेसिकली जो होता है जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूज प्लास्टिक आइटम, क्लॉथ, शूज़, फुटवियर, तो ये सारी चीज़ में जो होता है, तो इसको फिर कैसे रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना, ताकि ये लोगों को, फिर सिटीजन को, कमर्शियल एंटरप्राइजेस को, हर को बेनिफिट कर सके, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जीरो वेस्ट। आगे देख लेते हैं अबाउट दी सेंटर्स, इसमें क्या है, तो ये जो है आइटम विल देन बी गिवन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर, ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर को प्रोवाइड किया जाएगा, किसके लिए कि ताकि इसका अच्छे से निवारण किया जा सके, रीयूज किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़, और साथ ही साथ इसको न्यू प्रोडक्ट में भी चेंज किया जा सके। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, ये जा करके सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाता है इसमें। बात करते हैं आरआर का, ठीक है, तो आरआर जो है ये इसमें सेंटर जो है आरआर सेंटर्स, ये क्या करेगा कि सेटअप करेगा एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, ठीक है, माई लाइफ माई क्लीन सिटी, तो ये चीज़ इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड इसके अंदर जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ठीक है, तो इसके अंदर ये रखा गया है माई लाइफ माई क्लीन सिटी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट में क्या है, और ये सब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जो IDZW है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व किया गया, और इसलिए ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके प्रिवेंट और मिनिमाइज करना वेस्ट में, ठीक है, और ताकि सोसाइटल शिफ्ट किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी की ओर, ठीक है। तो बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको, और ये 30 मार्च को अनाउंस किया गया एज अ
ZW और सबसे बड़ी बात यह है कि UNGA के द्वारा अनाउंस किया गया इन 2022। ये इसमें ज्वाइंटली फैसिलिटेट हैं, इसमें UNEP का है कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ UN हैबिटेट का। तो इन्होंने साथ में मिल करके साथ में आकर के इस पे इनिशिएट किए हैं इसको IDZW को, इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव। अब इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इसमें है सबसे पहला हम लोग का हो जाता है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो मिनामाटा कन्वेंशन है ही मरकरी पे, और मिनामाटा कहाँ पे देखने को मिलता है, जापान में। वहाँ पे क्या हुआ था कि जो मिनामाटा डिजीज था मरकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, इस पे लेकर के वहाँ पे कन्वेंशन होता है, फिर उसके बाद मरकरी को रेगुलेट करने के लिए स्टेप लिया जाता है। तो ये बाय माई साइड, ठीक है, इतना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस न्यूज़ पे क्या रहा, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है कि 5th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, पार्टीज ऑफ द मिनामाटा कन्वेंशन को 5, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिनामाटा कन्वेंशन का बात करते हैं, तो ये 5th कॉन्फ्रेंस हुआ और ये कहाँ पे देखने को मिला, तो जिनेवा में, ठीक है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि इस न्यूज़ में क्यों रहा, क्या रहा। पार्टी जो है ये अमेंड किए हैं और एनेक्स किए, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस इस कन्वेंशंस में। तो ये इस कारण से न्यूज़ में आ जाता है। और ये इसमें स्टेप कुछ लिए गए हैं कि न्यू फेज आउट डेट इसमें अनाउंस किया गया, और कुछ जैसे कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं कुछ ऐसे बैटरी हैं, स्विचेज हैं, ठीक है, रिलेज हैं, फ्लोरेसेंट लैंप हैं। तो उसको इसमें उसके लिए कैसे इसका मैनेजमेंट और ये किया जाए, इसमें स्टेप लिया गया। न्यू रिक्वायरमेंट वाज एग्री, ठीक है, टू एडवांस दी फेज डाउन। मतलब इसका मतलब यही है कि बताया गया कि न्यू रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है फेज डाउन करने के लिए, जो भी ऐसे डेंटल एमेलगम है, ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है उसको रिक्वायरमेंट को फेज आउट करने के लिए। और ये टारगेट रखा गया है 2025 तक। और इसमें बोला गया कि नो मरकरी लेवल जो है वो अलाउड होगा कॉस्मेटिक में भी, ठीक है, जो भी कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है मरकरी का वो चीज़ इसमें भी अलाउ नहीं होगा। तो ये अच्छा स्टेप है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। अबाउट मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। एडॉप्ट कब किया गया, 2013 में। कहाँ पे, तो जिनेवा में। एंड ये क्या हुआ कि फोर्स में कब आया, तो 2017 से। फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये भी पूछा जाता है कि क्या है, तो लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी है। और ये बेसिकली ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एडवर्स सिचुएशन देखे जाते हैं मरकरी को लेकर के उस पर उसको टैकल करने के लिए मिनामाटा कन्वेंशन लाया गया। ये नाम कब रखा गया, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सिटी इन जापान, जो कि मतलब एक ईपी सेंटर हो गया था मिनामाटा डिजीज को लेकर के, ठीक है, जिसका इफेक्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज और जो कि सीवियर मरकरी पॉइजनिंग के कारण होता है। और ये देखा गया 1950 में, ठीक है, तब वहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब 144 जो हैं 144 पार्टीज एंड 128 सिग्नेटरीज इसके हैं, ठीक है। इंडिया का बात करते हैं तो इसने 2018 में रेटिफाइड किया, ठीक है, तो रेटिफाई किया 2018 में एंड 17 में आया ही था फोर्स में। तो फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें क्या था कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूड यूज ऑफ मरकरी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी ऐसे मरकरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, कितना कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसमें उस प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करना, जो कि बेसिकली एक कंपाउंड किया गया अप टू 2025। तो इंडिया के द्वारा एक स्टेप है, ठीक है, तो अच्छा है 2025 तक टैकल कर ले। तो मिनामाटा कन्वेंशन रिक्वायर दैट पार्टी नेशन, ठीक है, तो क्या क्या है उसमें, क्या क्या रखा गया इसमें, क्या है कि रिड्यूस एंड फिजिबल एलिमिनेट करना, ठीक है, यूज़ ऑफ और जो भी रिलीज होता है मरकरी का, ठीक है, और ये कहाँ पे, फ्रॉम आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग से, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इसको एक तरह से प्रॉपर फिजिबल एलिमिनेट और यूज करना और रिड्यूस करना इसमें कन्वेंशन में रखा गया उस पार्टी नेशन के द्वारा। साथ ही साथ एक तरह से कि कंट्रोल मरकरी, जैसे कि जो भी एयर इमिशंस होते हैं और ये जो होता है कोल फायर्ड पावर प्लांट से, कोल फायर्ड इंडस्ट्रियल बॉयलर से, तो उसको कंट्रोल करना इस एयर इमिशंस में जो मरकरी देखने को मिलता है। फेज आउट करना और साथ ही साथ रिड्यूस करना मरकरी यूसेज का, जैसे कि जो भी बैटरी में यूज होता है, स्विचेस में, लाइट, कॉस्मेटिक, ये सब चीज़ में। और एड्रेस करना सप्लाई और ट्रेड का मरकरी का, ठीक है, ताकि सेफर स्टोरेज किया जा सके, डिस्पोजल अच्छे से हो सके, ताकि एनवायरनमेंट में ऐसी स्प्रेड ना हो जाए। तो इसलिए अबाउट मरकरी हम लोग देख लेते हैं। एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, जो कि ये भी है कि कहाँ पे फाइंड किया जा सकता है, वाटर में भी देखने को मिलता है, एयर में भी देखने को मिलता है एंड सॉइल में भी। अदर सोर्सेज जो है जैसे कि गोल्ड माइनिंग बताया, तो वही तो अभी यहाँ पे स्टेप लिया गया, ठीक है, आर्टिसंस और गोल्ड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में, तो उसको रिड्यूस करना। तो इसमें क्या है कि गोल्ड माइनिंग और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में भी देखने को मिलता है। और ये टॉक्सिक इफेक्ट्स को करता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम पे हो गया, थायराइड पे, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम,
आइज, गम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे देखने को मिलता है। ये कंसीडर किया गया बाय WHO, ठीक है, एज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल, ठीक है, मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो पब्लिक हेल्थ कंसर्न को लेकर के इसको टॉप 10 केमिकल में रखा गया है अकॉर्डिंग टू WHO। और देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, तो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं बताएगा कि आप इतना लेवल यूज करोगे तो ये सेफ रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल सही है। आगे देखते हैं हम लोग UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, ठीक है। तो UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, इस पे क्या है, तो न्यू जो है UN फ्रेमवर्क लाया गया, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट को हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये क्या था, ये 5th इंटरनेशनल, मतलब 5th ICCM था, 5th सेशन था, ठीक है, 5th कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। और ये कहाँ पे हुआ, तो बोन, जर्मनी में। देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है, ICCM के बारे में। तो ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, और ये फॉर अ प्लानट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट। तो ये क्या है कि बेस्ड है 28 टारगेट पे, और इसमें क्या है कि इम्प्रूव करना है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट और केमिकल एंड वेस्ट का रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करना। और इसमें रखा गया है 28 टारगेट के बेस्ड पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल, इसका क्या रहा, तो प्रिवेंट करना, ठीक है, और वैसे भी लीगल ट्रेड और ट्रैफिकिंग जो कि केमिकल वेस्ट का है, ठीक है, केमिकल्स एंड वेस्ट का है, उसको उसके इलीगल ट्रेडिंग और ट्रैफिकिंग को रोकना। साथ ही साथ फेज आउट करना जो भी ऐसे हाईली पेस्टिसाइड्स हैं, हजार्डस पेस्टिसाइड्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जा रहे हैं, उसको 2025 तक फेज आउट कर देना, ठीक है। और कुछ पॉलिसीज और रेगुलेशन सेटअप करना है, जिसका मेन उद्देश्य रहेगा कि केमिकल पोल्यूशन को 2030 तक कम करना है, ठीक है, और उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। इसमें और एडिशन में बात करते हैं तो ग्लोबल फ्रेमवर्क में, तो ICCM का M5 का, जैसे कि मैंने बताया, ये 5th कॉन्फ्रेंस था, ये अडॉप्ट हुआ बोन डिक्लेरेशन के बेसिस पे, ठीक है, और बोन डिक्लेरेशन के रूप में। तो डिक्लेरेशन, इसका एम क्या है कि कोई भी ऐसे एक्सपोजर जो है हार्मफुल केमिकल का, उसको प्रिवेंट करना और फेज आउट करना, ठीक है, मोस्ट हार्मफुल वन। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। ICCM के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ICCM जो है ये अडॉप्ट किया गया एज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ACICM इन 2006 ऐसे इसको अडॉप्ट किया गया, और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है बेसिकली साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल को फोस्टर करने के लिए। तो ACICM जो है ये क्या है कि ग्लोबल मल्टी सेक्टरल और मल्टी स्टेक होल्डर और साथ ही साथ वॉलंटरली पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो कि एड्रेस करती है बेसिकली वैसे चैलेंजेस को जो कि नेशनल पॉलिसीज को नेशनल पॉलिसीज़ को अडेप्ट करने में, अगर मैं बात करते हैं केमिकल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो इसको अडेप्ट करने में जो भी ऐसे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, तो उसको एक तरह से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो सभी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अदर कन्वेंशन क्या है, जो कि डील करता है हजार्डस केमिकल से, तो और भी हैं, जैसे कि बाजल कन्वेंशन। बाजल कन्वेंशन क्या है, तो 1988 ये पहले आया था, उसके बाद रोटरडम कन्वेंशन है। तो बाजल कन्वेंशन में देखने को मिलेगा कि जो भी ऐसे हजार्डस वेस्ट होते हैं उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे कंट्रोल करना और उसको डिस्पोजल करना। साथ ही साथ रोटरडम कन्वेंशन 1998 का बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसे हजार्डस सब्सटेंस का आप ट्रेड या फिर वो चीज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसमें कंसेंट देना जरूरी है, कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 2001, तो इसमें देखने को मिलता है कि जो भी ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उसके डिस्पोजल और उसके मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिए इसमें बात किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फिर है एक वैज्ञानिक कन्वेंशन 1995, ये जो है ये कन्वेंशन ये बैन करता है वैसे इम्पोर्टेशन हजार्डस को, और साथ ही साथ वैसे रेडियो एक्टिव वेस्टेज को, और वो बैन करता है इस चीज़ में, ठीक है। और जैसे कि बात करते हैं कि आइसलैंड कंट्रीज़ और भी जैसे है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे, और साथ ही साथ हजार्डस वेस्ट पे जो कि साउथ पैसिफिक रीजन में देखने को मिलता है। तो ये सारे जगह पे ऐसे इसके लिए स्टेप लिया गया वैगन कन्वेंशन के अंडर, ताकि इस हजार्डस और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को एक प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके। और ये चीज़ के लिए आगे जो है इसमें देखते हैं हम लोग इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस, ठीक है, ITDB। ये क्या है, ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो लेटेस्ट डेटा का बात करते हैं IAES का, ठीक है, जो कि बात करता है इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस। और फाउंड किया गया कि फाउंड किया रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ये जो डेटा देखने को मिला है इसमें पाया गया। और ये अभी साथ ही साथ बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं रिसाइकलिंग
पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। तो आईईए का जो स्टडी हुआ उसके अकॉर्डिंग जो स्टडी में पाया गया कि जो रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है, रिसाइकलिंग के लिए स्क्रैप में जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट ट्रैफिकिंग डेटाबेस है इसमें पाया गया। तो बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट करके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि अदर फाइंडिंग क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो जो भी डेटाबेस रिलीज़ किया गया आईएईए स्टडी के अकॉर्डिंग उसमें क्या देखने को मिला। तो रेडियो एक्टिव लेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंक्लूड करता है वैसे सारे सब्सटेंस को जो कि जैसे व्हीकल्स, जैसे कि बात करते हैं शिप्स, और वो चीज़ इसमें इंक्लूड आ जाते हैं ये सारे वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज कर रहे हैं रिसाइकल विदाउट टेकिंग केयर ऑफ हजार्डस मैनेजमेंट। तो इसमें यही है कि इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है, और इसके मैनेजमेंट में वो एक तरह से जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस कारण से जो है रिसाइकलिंग के प्रोसेस में ये जो है इसका कंटेमिनेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये जो जो भी व्हीकल एंड शिप है उसमें रेडियो एक्टिव लेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट का जो मिसमैनेजमेंट है, वो कंटामिनेशन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर एक तरह से देख सकते हैं मोस्ट कॉमन सोर्स जो है कंटामिनेशन का वो जो है फीड मटेरियल है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ये ऑब्टेन होता है मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, और ये चीज़ है कि जो ये प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर जो हो चुका होता है, ठीक है, तो उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, कंटामिनेशन फीड वेस्ट मटेरियल में। तो अब हम लोग बात करते हैं आईटीडीबी का, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया आईएईए सेक्रेटेरिएट के द्वारा इन 1995 में, एंड ये असिस्ट करता है वैसे स्टेट को हेल्प करता है जो जैसे भी इन्वॉल्व हैं इलिसिट ट्रैफिकिंग में, ठीक है, इलिसिट ट्रैफिकिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं वैसे स्टेट को हेल्प करता है। एंड वैसे कोई भी अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ है इसमें इन्वॉल्व न्यूक्लियर और साथ ही साथ अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल, उस चीज़ में उनको मदद करता है ये चीज़। तो इसमें बेसिकली उनके ताकि किस तरह से आप इसको हेल्प टैकल कर सको अदर स्टेट वाले जो आप कोई कंट्री प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसके लिए ये आईएईए हेल्प करता है। और ये एक और चीज़ है इसमें कि ये मेंटेन करता है, मेंटेन और एनालाइज करता है वो वैसे सारे इंफॉर्मेशन को जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं थ्रेट और ट्रेंड और साथ ही साथ वैसे पैटर्न के बेसिस पे। तो ये चीज़ इसमें उन सारे रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है। और ये पार्ट जो है आईएईएस का वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान है, ठीक है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान ये आईएईएस का पार्ट है। और इसका एम क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि ये भी है असिस्ट करता है स्टेट को ताकि वो स्टेबलाइज करने में, मेंटेन करने में और साथ ही साथ सस्टेन करने में नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजिम को, ठीक है, जो नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिजिम में टारगेटेड हैं इस स्टेप इसमें लेने हैं उसको मदद पहुंचाता है, हेल्प करता है उन सारे कंट्रीज़ को। और इसमें है कि कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एफर्ट में, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है ताकि इफेक्टिव न्यूक्लियर सिक्योरिटी को अचीव किया जा सके, ठीक है। और ये एक फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल अवेयरनेस, ये भी न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बेस पे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला आईएईए सेक्रेटेरिएट के बारे में, ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो बेसिकली कोई भी ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन जो है इसमें वैसे कुछ इशू क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके बारे में उसको टैकल करने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट के लिए, हजार्डस मैनेजमेंट के लिए आईएईए देखती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ, और इस तरह से हम लोग इसको आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में करेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। एंड बड़ा चैप्टर हो जाने के कारण इसको हम लोग को थोड़ा सा टाइम दे करके एक ही कंपाइलेशन में, एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड तक शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के साथ। एंड इसको ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है बायोडाइवर्सिटी क्योंकि न्यू न्यू स्पेसिस देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के, और अलग अलग स्टेप्स क्या लिए गए हैं। फिर इसी में हम लोग को रेड बुक डेटा भी आ जाता है और भी इंटरनेशनल साइट्स वगैरह, तो सारे चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में बायोडाइवर्सिटी। सो थैंक यू वेरी मच।